कैरिबियन सी में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका की वॉरशिप्स ने यहाँ पर न सिर्फ वेनेजुएला की शिप्स को रोका, उन पर मिसाइल्स फायर किए, बल्कि कुछ शिप्स को अपने कब्जे में भी ले लिया। इसके जवाब में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस माड्यूरो ने इस समुद्र में अपनी नेवी शिप्स डिप्लॉय कर दी, जिसके बाद टूरिस्ट्स के लिए जन्नत कहलाने वाला ये समुद्र अब एक बैटल जोन बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका अपने बॉर्डर के इतना करीब एक नया जंगी महाज क्यों खोलने जा रहा है, और वेनेजुएला जो कभी एक कोलैप्स होती पेट्रो स्टेट था, अब अचानक इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है, और कैसे कैरिबियन की ज्योग्राफी, उसके ऑयल रिजर्व्स और उसकी हिस्ट्री सब मिलकर उसे अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि आज हम इस कॉन्फ्लिक्ट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर बात करने जा रहे हैं, जिसके असरात सिर्फ इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाले हैं। कैरिबियन सी में आखिर हालात इतने खराब क्यों हो रहे हैं, ये समझने के लिए जरा यहाँ की ज्योग्राफी को समझते हैं। कैरिबियन सी दिखने में तो छोटा सा है, लेकिन इसकी लोकेशन इसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। ये अमेरिका के बिल्कुल करीब, फ्लोरिडा से सिर्फ 150 किलोमीटर नीचे है, और न सिर्फ साउथ और नॉर्थ अमेरिका को आपस में कनेक्ट करता है, बल्कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को भी आपस में पैनामा कैनाल के जरिए कनेक्ट करता है, जो कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट सी ट्रेड कॉरिडोर है। हर साल 14,000 से ज्यादा समुद्री जहाज और करोड़ों टन सामान यहाँ से गुजरता है। जो भी कैरिबियन को कंट्रोल करता है वो बेसिकली दुनिया के दो बड़े समुद्रों का ट्रेड कंट्रोल करता है। वेनेजुएला इस ट्रेड हॉटस्पॉट के बिल्कुल सेंटर में है। कैरिबियन सी के साथ उसकी कोस्ट लाइन तकरीबन 2800 किलोमीटर लंबी है, जिसकी वजह से वो साउथ अमेरिका के सबसे बड़ी कोस्ट लाइन वाले कंट्रीज में से एक है। इस कोस्ट लाइन पर पुएर्तो कैबेलो, ला गुएरा और माराकाइबो जैसे बड़े सी पोर्ट्स और नेवल बेसिस हैं। तेल से माला माल गल्फ ऑफ वेनेजुएला और लेक माराकाइबो बेसिन न सिर्फ एक्सपोर्ट हब हैं, बल्कि इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स के भी बहुत करीब हैं, और यही चीज वेनेजुएला की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और ताकत भी। वेनेजुएला की ईस्टर्न साइड पर एसेक्वेबो रीजन है, जिसका इस वक्त गियाना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। अरसे से ये एरिया निगलेक्टेड था, लेकिन अब यहाँ तेल के बड़े बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं, जिन्होंने इस खित्ते की इंपॉर्टेंस को मजीद बढ़ा दिया है। अगर वेनेजुएला इसे अपने कंट्रोल में ले ले तो कैरिबियन में उसका होल्ड और भी बढ़ जाएगा, और वो अटलांटिक ट्रेड रूट्स के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। लेकिन वेनेजुएला की यही लोकेशन उसे अमेरिका और उसके साथियों के बिल्कुल निशाने पर भी रखती है। जैसे वो पुएर्तो रिको से सिर्फ 800 किलोमीटर, अरूबा और कुराकाओ जैसे डच आइलैंड से सिर्फ 30 किलोमीटर और फ्लोरिडा में अमेरिकी बेस से एक शॉर्ट फ्लाइट के डिस्टेंस पर है। इसका मतलब है कि अगर इस एरिया में कोई लड़ाई होती है तो अमेरिका ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। बट ज्योग्राफी इज ओनली हाफ द स्टोरी। वेनेजुएला की असल ताकत उसकी जमीन के नीचे छुपी है, और वो है ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, तकरीबन 304 बिलियन बैरल्स के करीब। ये रिजर्व्स सऊदी अरब के 267 बिलियन बैरल्स और अमेरिका के 70 बिलियन बैरल्स के रिजर्व्स से बहुत ज्यादा हैं, और ये ज्यादातर रिजर्व्स इधर ओरिनोको बेल्ट में है, जो ओरिनोको रिवर के नॉर्थ में है। ये तेल है तो बहुत क्रूड और थिक, और इसे रिफाइन करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है कि पूरी दुनिया वेनेजुएला की इंपॉर्टेंस को जानती है। इसी तेल की वजह से कभी वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के अमीर तरीन कंट्रीज में से एक था। 1970s में वेनेजुएला 3 मिलियन बैरल्स ऑयल रोजाना पंप करता था, और ये ज्यादातर अमेरिका को एक्सपोर्ट होता था। उस टाइम कराकस कोई आम कैपिटल नहीं था, बल्कि एक एनर्जी सुपर पावर था। इसी तेल की वजह से वेनेजुएला में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हाईवेज और शहर आबाद हुए। एक टाइम था कि वेनेजुएला का पर कैपिटा जीडीपी स्पेन और ग्रीस से भी ज्यादा था। इवन सन 2000 के शुरू तक अमेरिका की गाड़ियों और जहाजों में डलने वाला फ्यूल वेनेजुएला से ही आता था। लेकिन यही ऑयल वेनेजुएला की सबसे बड़ी वीकनेस भी बन गई। 1980s के आखिर में जब ऑयल प्राइसेस गिरी तो वेनेजुएला की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। करप्शन, मिसमैनेजमेंट और पॉलिटिकल अनरेस्ट ने हालात को मजीद खराब कर दिया। 1990s में एक के बाद एक इकोनॉमिक क्राइसिस आए, और बिल आखिर 1999 में ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बन गए। शुरू में तो उनकी सोशलिस्ट पॉलिसीज की वजह से ऑयल इंडस्ट्री में बहुत बूम आया, लेकिन फिर जब 2010 में ऑयल प्राइसेस गिरी तो वेनेजुएला में शदीद क्राइसिस आ गया। 2015 तक वेनेजुएला में इकोनॉमिक हालात बहुत खराब हो चुके थे। 2013 में ह्यूगो चावेज की मौत के बाद निकोलस माड्यूरो प्रेसिडेंट बन चुके थे। माड्यूरो को विरासत में बोलिवेरियन रेवोल्यूशन और तेल पर खतरनाक हद तक रिलाई करने वाली तबाह हाल इकोनॉमी मिली। बहुत जल्द इन्फ्लेशन ट्रिपल डिजिट्स तक पहुंच गई और पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। उसी साल ऑपोजिशन ने वेनेजुएला की नेशनल असेंबली का कंट्रोल हासिल कर लिया, जिससे माड्यूरो की हुकूमत खतरे में पड़ गई। जवाब में प्रेसिडेंट माड्यूरो
ने इक्तदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना शुरू कर दी, इंस्टीट्यूशंस को साइडलाइन किया और ऑपोजिशंस को कुचलने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल किया। ये वॉशिंगटन के लिए टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका ने 2015 में वेनेजुएला को बाकायदा तौर पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट करार दे दिया और इसी के जरिए फिर आगे लगने वाली सैंक्शंस की बुनियाद भी रखी गई। 2015 से अब तक वॉशिंगटन ने वेनेजुएला पर 900 से ज्यादा सैंक्शंस लगाई हैं, जिनमें वेनेजुएला की सरकारी ऑयल कंपनी, बैंक्स, शिपिंग, गोल्ड एक्सपोर्ट और यहाँ तक के सीनियर ऑफिशियल्स को भी निशाना बनाया गया है। इस सब का मकसद निकोलस माडुरो की हुकूमत को पैसों से महरूम करना और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर करना था। इन सैंक्शंस ने ऑयल की प्रोडक्शन को तबाह कर दिया और वेनेजुएला को उसकी तारीख के बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस में धकेल दिया। 7 मिलियन से ज्यादा वेनेजुएलन्स कोलंबिया, ब्राजील और दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हुए, लेकिन इस सब के बावजूद वेनेजुएला चाइना, इंडिया और रशिया जैसे मुल्कों को सस्ता तेल बेचकर सरवाइव कर गया। चाइना ने वेनेजुएला की ऑयल फील्ड्स में लोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए अरबों डॉलर्स लगाए हैं। इंडिया कराकस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहा है ताकि उसे अपने मुल्क में रिफाइन कर सके और रशिया ने वेनेजुएलन एनर्जी को हासिल करने के लिए फाइनेंशियल बैकिंग और मिलिट्री कोऑपरेशन ऑफर की है। यहाँ तक कि शेवरॉन जैसी अमेरिकन फर्म्स भी स्पेशल लाइसेंसेस के अंडर काम कर रही हैं, क्योंकि वेनेजुएलन तेल को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करने से ग्लोबल सप्लाई कम हो जाएगी और अमेरिकन कस्टमर्स के लिए फ्यूल की प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी। तो बेसिकली इन सैंक्शंस ने वेनेजुएला की इकोनॉमी को तबाह तो किया, लेकिन वो रिजीम चेंज करने में बिल्कुल नाकाम रही। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका आखिर वेनेजुएला को इग्नोर क्यों नहीं करता। पहली नजर में तो इसका ऑब्वियस आंसर उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और तेल के बड़े रिजर्व्स हैं, लेकिन हकीकत में तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। अंदर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वॉशिंगटन के लिए वेनेजुएला रिप्रेजेंट्स समथिंग मच बिगर। वो असल में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्रोल के लिए एक खतरा है। 1823 के मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन के बाद से अमेरिका लैटिन अमेरिका को अपना बैकयार्ड समझता आया है, मतलब एक ऐसा जोन जहां कोई और दूसरा कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन वेनेजुएला ने पहले ह्यूगो चावेज और अब निकोलस माडुरो के अंडर इस आइडियोलॉजी को चैलेंज किया है। रशियन मिलिट्री एडवाइजर्स, चाइनीज लोन्स और यहाँ तक के ईरानी ड्रोन्स भी अब वेनेजुएला के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा हैं। कैरेबियन, जिसे कभी अमेरिका का सेफ जोन समझा जाता था, एकदम बहुत से फॉरेन स्टेक होल्डर्स से भर गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वेनेजुएला है तो साउथ अमेरिका में, लेकिन उसकी ऑयल वेल्थ उसे मिडिल ईस्ट से भी कनेक्ट करती है। 304 बिलियन बैरल से ज्यादा के प्रूवन ऑयल रिजर्व्स के साथ, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वेनेजुएला उन चंद कंट्रीज में से एक है जो ग्लोबल एनर्जी बैलेंस को बदल सकते हैं। पिछले कई सालों से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के तेल पर रिलाई किया है, जिससे सऊदी अरब, इराक और ईरान जैसे मुल्कों को जबरदस्त फायदा हुआ है। गल्फ के चोक पॉइंट्स जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब और सुएज कैनाल इसीलिए फ्लैश पॉइंट्स बने क्योंकि दुनिया यहाँ से गुजरने वाले ऑयल पर बहुत ज्यादा रिलाई करती थी। लेकिन अगर वॉशिंगटन को वेनेजुएलन ऑयल तक एक्सेस मिल जाए, जो उसकी गल्फ कोस्ट रिफाइनरीज से सिर्फ 4 दिन की दूरी पर है, तो वो मिडिल ईस्ट पर अपनी रिलायंस कम कर सकता है। इससे ओपेक के अंदर सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगा। ईरान की इस चोक पॉइंट को ब्लॉक करने की लेवरेज खत्म हो जाएगी और यहाँ तक कि यूरोप की एनर्जी सप्लाईज पर रशिया की गिरफ्त भी ढीली पड़ जाएगी। अगर सादा लफ्जों में कहूँ तो वेनेजुएला पर कंट्रोल सिर्फ अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मिडिल ईस्ट और दूसरे रीजन्स में भी बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट कर सकता है। जो कंट्रीज इस ऑयल को एज अ लेवरेज यूज करते आए हैं, उनकी ये लेवरेज हमेशा के लिए खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि कैरेबियन की जंग लैटिन अमेरिका से कहीं बढ़कर है और यही वजह है कि थिंग्स आर हीटिंग अप इन द कैरेबियन। सितंबर 2025 में यूएस नेवी ने उन शिप्स पर हमले किए जिन पर वेनेजुएलन ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क्स का हिस्सा होने का इल्जाम था। सिर्फ कुछ दिन बाद अमेरिकन फोर्सेस ने इसी समुद्र में एक वेनेजुएलन फिशिंग बोट पर भी चढ़ाई की। वेनेजुएला के लिए ये कोई एंटी ड्रग ऑपरेशन नहीं, बल्कि उसकी सॉवरेनिटी पर हमला था। प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो ने उसका जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने वेनेजुएला के अंदर 284 बैटल फ्रंट जोन्स में अपनी फौज, पुलिस और मिलिशियाज को इस फॉरेन एग्रेशन के डिफेंस में डिप्लॉय करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला पर वॉर का खतरा मंडरा रहा है और वो भी उसकी कोस्ट लाइन से सिर्फ चंद किलोमीटर ही दूर। लेकिन ये टकराव ड्रग्स या फिशिंग बोट्स के कंट्रोल से कहीं बढ़कर है। ये कैरेबियन सी के कंट्रोल की लड़ाई है। वॉशिंगटन ये दिखाना चाहता है कि वो इस खित्ते की निगरानी कर सकता है और अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रख सकता है, जबकि वेनेजुएला ये साबित करना
करना चाहता है कि उसे दबाया नहीं जा सकता। ड्रग्स और फिशिंग बोट्स पर होने वाले अटैक्स असल में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल के वार्निंग साइंस हैं। यूक्रेन या मिडिल ईस्ट में होने वाली वॉर्स के बिल्कुल ऑपोजिट कैरिबियन अमेरिका के बिल्कुल दरवाजे पर है। अमेरिका की सदर्न पोर्ट्स, उसकी गल्फ ऑयल रिफाइनरीज और पैनामा कैनाल सब उन शिपिंग रूट्स पर रिलाई करते हैं जो इन्हीं पानियों से गुजरते हैं। यहाँ कोई भी रुकावट अमेरिकन ट्रेड, एनर्जी और मिलिट्री पर फौरी असर डालेगी। यही वजह है कि एक अग्रेसिव वेनेजुएला, खास तौर पर जिसे रशिया, चाइना और ईरान की बैकिंग हो, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वेनेजुएला के लिए भी ये सारा क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट माड्यूरो को अपने मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना है, इसलिए कैरिबियन में कॉन्फ्लिक्ट उन्हें अपनी कौम को यूनाइट करने का एक मौका फराहम करता है। कोस्टल एरियाज को मिलिटराइज करके, इन बैटल फ्रंट जोन्स में फौज तैनात करके और फॉरेन पावर्स के साथ इत्तेहाद करके वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म को चैलेंज कर सकता है। ये चीज कुर्सी पे उनकी गिरफ्त को और मजबूत करेगी, जबकि वॉशिंगटन के लिए चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर देगी। लेकिन तारीख बताती है कि इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से कैरिबियन में न्यूक्लियर वॉर होते होते रह गई थी और आज भी ये ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं बदली। फ्लोरिडा भी इन पानियों के बहुत करीब है। पैनामा कैनाल अब भी एक ग्लोबल चोक पॉइंट है और ये आइलैंड्स आज भी वनरेबल हैं। जो चीज बदली है वो है खिलाड़ी। क्यूबा और सोवियत यूनियन के बजाय अब ये वेनेजुएला है, जिसे मॉस्को, बीजिंग और तेहरान की हिमायत हासिल है और वो अमेरिका को खुला चैलेंज कर रहे हैं। सवाल अब ये नहीं कि कैरिबियन इंपॉर्टेंट है या नहीं, बल्कि ये है कि दोनों कंट्रीज किस हद तक जाने को तैयार हैं। क्या वॉशिंगटन अपने घर के इतने करीब एक नए कॉन्फ्लिक्ट का खतरा मोल लेगा, या फिर वेनेजुएला अपने ताकतवर दोस्तों की बैकिंग से अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा? वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमारे कंटेंट की रीच बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।